नमस्कार दोस्तों तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है वो पूरे भारत से थोड़ा सा अलग तरीके से देखी जाती है। आप बीजेपी को ही ले लो, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, सेंट्रल इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्टर्न इंडिया हो गया, हर जगह आपको बीजेपी का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक वो तमिलनाडु को क्रैक नहीं कर पाई। आप अभी रिसेंटली इलेक्शन देख लीजिए, तमिलनाडु का जो इलेक्शन हुआ, यहाँ पर जो एक्टर विजय, उनकी जो पार्टी है टीवीके, वो यहाँ पर जीत हासिल की और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन बीजेपी जो इतने समय से है तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही थी, सिर्फ एक सीट यहाँ पर उनको मिला। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ के अन्नामलाई, मतलब उनका जो प्रेजेंस था, उनका जो ऑरा था, जैसे भी, इसकी वजह से बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा होती थी, फ़ायदा मिलता था, ऐसा लगता था कि बीजेपी भी फाइट कर रही है। तो ये पूरा सिनेरियोस देखने को मिलता था। लेकिन एक बड़ा बदलाव हुआ है, आपने देखा होगा कि के अन्नामलाई ने यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया। वैसे तो इसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि क्या बीजेपी रोक लेगी, क्या होगा। लेकिन फाइनली आप देख सकते हो, कल जो खबर आई, बीजेपी एक्सेप्ट के अन्नामलाईज रेजिग्नेशन आफ्टर डेज ऑफ स्पेकुलेशन, लीडर टू अनाउंस नेक्स्ट मूव शॉर्टली। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर के अन्नामलाई को लेकर, क्योंकि वैसे अगर आप देखोगे तो हर पार्टी में कोई ना कोई रेजिग्नेशन आते हैं जाते हैं, वो सब चलता रहता है। अभी वेस्ट बंगाल में आप देख लो किस तरह से जो टीएमसी पार्टी है वो यहाँ पर टूट रही है। तो यहाँ पर के अन्नामलाई किस तरह से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्या हो सकता है आगे, यहाँ पर क्यों रेजिग्नेशन दिया, जो कारण बताया वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको यही बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर आज से ही हमारा जो यूपीएससी बैच है 2027 के लिए वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप कॉलेज में हैं तो 2028 और 29 का भी बैच अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग फीचर्स, जो भी आपको फीचर्स सूटेबल लगे वो वाला आप पैकेज अवेल करिए। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखो के अन्नामलाई कौन है। बेसिकली आप सब जानते होंगे, कई रील्स और बहुत सारी चीजें आती रहती थी। आईपीएस ऑफिसर थे वो, और बताया जाता था कि यहाँ पर उनका मतलब एक प्रकार से जहाँ पर भी वो वर्क करने जाते थे काफ़ी ऑनेस्ट और इसी तरह से देखा जाता था उनको। लेकिन 2020 में वो रिजाइन कर देते हैं पुलिस सर्विस से और बीजेपी को ज्वाइन कर देते हैं। एंड विद इन फ्यू ईयर्स अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु में बीजेपी का विजिबल फेस बन जाते हैं एंड वन ऑफ द यंगेस्ट मेजर स्टेट लीडर्स भी बन जाते हैं। मतलब तमिलनाडु का चीफ उनको बनाया जाता है। एंड पॉलिटिशियन अगर आप देखोगे जिनका अच्छा खासा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। एंड एक ऐसे लीडर के तौर पर थे, वॉज केपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग फर्स्ट टाइम वोटर्स एंड यूथ। और अनलाइक अगर आप बीजेपी के लीडर्स बाकी के जो तमिलनाडु में हैं उनके मुकाबले अगर आप देखो तो वो मतलब पुराने जो लीडर्स हैं तमिलनाडु में, वो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर धीरे धीरे करके ऊपर आए। लेकिन अन्नामलाई ने अपना खुद का जो पॉलिटिकल ब्रांड है, पर्सनल ब्रांड जो होता है, वो यहाँ पर क्रिएट किया। एंड इट वाज बेसिकली अराउंड एंटी करप्शन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, तमिल आइडेंटिटी विदाउट अ नेशनल फ्रेमवर्क। और इसके अलावा यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव करते थे डीएमके के खिलाफ। इनफैक्ट एआईडीएमके, भले ही एआईडीएमके अगर आप देखोगे तो बीजेपी के साथ थी, लेकिन उसको लेकर भी कई बार वो क्रिटिसाइज कर दिया करते थे। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये है कि अभी क्या हुआ। अभी पिछले कुछ दिनों से चर्चा हो रही थी कि उन्होंने यहां पर बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है नितिन नवीन, उनसे मुलाकात की और अपनी जो मंशा है वो जाहिर की कि देखो हम कॉर्डियल सेपरेशन चाहते हैं। मतलब बाकी अगर आप देखोगे तो बहुत से लोग छोड़कर चले जाते हैं, तीखी बातें बोलते हैं, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बीजेपी को जो है यहाँ पर छोड़ना चाहता हूँ। एंड रिपोर्ट्स में यहाँ पर यही बताया जा रहा था कि वो अपना जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो क्या करने वाले हैं क्या नहीं। और कुछ खबरें आ रही थी कि बीजेपी उनको रोकना भी चाह रही है। इनफैक्ट आपने देखा होगा अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उनसे भी मुलाकात हुआ। प्रॉब्ली शायद बात नहीं बन पाई और उसी के बाद जो है बीजेपी ने यहाँ पर के अन्नामलाई का जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया। खैर, क्वेश्चन अब पहला ये आता है कि अन्नामलाई ने रिजाइन क्यों किया। सबसे पहली बात, अलायंस विथ एआईएडीएमके जो के पलनीस्वामी की पार्टी है, यहां पर ऐसा लगता है कि उनके साथ काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे। क्योंकि कई वर्षों से अगर आप देखोगे जो अन्नामलाई है वो यही आर्गुमेंट करते आ रहे थे कि तमिलनाडु में बीजेपी को इंडिपेंडेंटली जाना चाहिए, यहां पर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, अलायंसेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी लीडरशिप थी वो यहां पर चाहती थी कि जो एआईएडीएमके है और जो के पलनीस्वामी है उन्हीं के साथ यहां पर रिलेशंस को रिबिल्ड किया जाए। तो बेसिकली दो तरह की स्ट्रैटेजीज देखने को मिल रही थी।
अन्नामलाई की स्ट्रैटेजी ये थी कि बीजेपी को स्क्रैच से बनाया जाए तमिलनाडु में, यहाँ पर जो वोट शेयर है वो धीरे धीरे एक्सपैंड किया जाए और साथ ही साथ यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो तमिलनाडु बीजेपी है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाए, एंड साथ ही साथ डीएमके हो एआईडीएमके दोनों को चैलेंज करे बीजेपी। लेकिन जो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप थी उनका स्ट्रैटेजी ये था कि जल्दी से सीट जीत लो, अलायंसेस के साथ जाओ, यहाँ पर जो एंटी डीएमके वोट्स हैं उसको कंसोलिडेट करो और एआईडीएमके यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी है, जहाँ से हम सपोर्ट ले सकते हैं, वर्क कर सकते हैं साथ में, उनके साथ काम करो। और यही सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है यहाँ पर जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि अन्नामलाई को। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है ना, अभी जो इलेक्शन हुआ रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर, तो इलेक्शन के बाद अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि उनको एक प्रकार से साइडलाइन किया जा रहा था। मतलब कई ऑब्जर्वर्स का ऐसा मानना था कि जो ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस है के अन्नामलाई का वो कम होता जा रहा था, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम दी जा रही थी, लिमिटेड रोल हो गया था फ्यूचर प्लानिंग के लिए। तो एक ऐसा लीडर जो कि बीजेपी का फेस था तमिलनाडु में, अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो डेफिनेटली यहां पर एक बड़ा झटका लगता है उस लीडर के लिए। एंड कहीं ना कहीं इसी से समझ में आ रहा था कि अन्नामलाई को कि यहां पर उनका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है बीजेपी के अंदर वो शायद काफी लिमिटेड हो गया है, कोई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। और जब भी कोई एक राइजिंग लीडर होता है ना, अगर वो अपनी स्ट्रैटेजी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, अगर पार्टी का फ्यूचर शेप नहीं कर सकता, अगर यहाँ पर अपने विजन को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली यहाँ पर रेजिग्नेशन ही प्रॉब्ली आखिरी रास्ता बच जाता है, एंड जिसकी वजह से ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनको राज्यसभा का भी ऑफर दिया गया था, लेकिन क्या होता है ना कि राज्यसभा तो क्या है, वो एक एल्डर्स का मतलब वो है ना कि भाई ज्यादातर आप देखोगे तो बहुत से लोग जो रिटायर हो रहे हैं या फिर जो नॉलेज पर्सन है एक पर्टिकुलर चीज में, लेकिन अगर किसी का पॉलिटिकल एम्बिशन है जो तमिलनाडु में ग्राउंड लेवल पर रहकर काम करना चाहता है, वो राज्यसभा नहीं जाएगा। एंड के अन्नामलाई जैसा नेता स्पेशली जो लोगों के साथ ग्राउंड पर रहकर काम करता है, तो प्रॉब्ली इसी की वजह से अन्नामलाई ने ये जो ऑफर था वो शायद रिजेक्ट कर दिया, और उनका ऑब्जेक्टिव पोजीशन नहीं था, उनका मानना था कि जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है वो चाहिए, कंट्रोल ओवर स्ट्रैटेजी चाहिए। तो इसकी वजह से जो आर्गुमेंट है वो और मजबूत हो जाता है कि यहाँ पर वो बीजेपी को छोड़ें और अपना खुद का कोई चीज स्टार्ट करें। मतलब उनका जो डिस्प्यूट था इट वाज मोर ऑफ आइडियोलॉजिकल एंड स्ट्रैटेजिक रादर देन पर्सनल, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एंड दैट इज व्हाई यू आर सीइंग दिस कि यहाँ पर अन्नामलाई बीजेपी को छोड़ें। अच्छा, अन्नामलाई बीजेपी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तमिलनाडु में हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल रहा है। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि वैसे तो बीजेपी आप देखो हर जगह यहाँ पर कैसे ना जैसे करके कहीं पर डायरेक्टली चुनाव जीतती है, नहीं भी जीतती है तो आपने देखा होगा कि जोड़ तोड़ करके सरकार फिर भी बना लिया जाता है। महाराष्ट्र में कई जगह हमने देखा ये चीजें। तो तमिलनाडु में हिस्टोरिकली बीजेपी काफी कमजोर रही और जो बेसिकली दो पार्टीज हैं वही डोमिनेट करती रही कई दशकों से, और अन्नामलाई जो है वो एक प्रकार से इसी पैटर्न को ब्रेक करने में कुछ हद तक कामयाब हुए थे। और आप देख सकते हो उन्होंने बीजेपी का जो विजिबिलिटी है वो तमिलनाडु में एक्सपैंड किया, जो काडर एंथुजियाज्म है उसको बढ़ाया, अर्बन मिडिल क्लास वोटर्स को अट्रैक्ट किया, मीडिया अटेंशन स्पेशली जो होता है वो काफी ज्यादा आने लगा जस्ट बिकॉज ऑफ के अन्नामलाई। एंड यहां पर जो एक रिकॉग्निजेबल बीजेपी का चेहरा होता है ना वो यहां पर बन गए तमिलनाडु के अंदर। अच्छा, तमिलनाडु इतना डिफरेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि द्रविडियन पॉलिटिक्स को समझना, नेशनल जो पॉलिटिक्स है मतलब जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा है, क्योंकि यहां पर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स द्रविडियन आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द काम करती है, जिसमें तमिल आइडेंटिटी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखो ना, जब एक्टर विजय यहां पर चुनाव जीते, सीएम बने, उसके बाद एंथम को लेकर ही काफी ज्यादा इश्यूज हो गया कि यहां पर पहले जो तमिलनाडु का स्टेट एंथम है या फिर हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो पहले प्ले होगा, क्या वो बाद में होगा, तो उसी चीज को लेकर तो यहां पर तमिल आइडेंटिटी ये काफी ज्यादा मायने रखती है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। सोशल जस्टिस, स्टेट ऑटोनॉमी, वेलफेयर पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक प्राइड। तो हिस्टोरिकली क्या था कि जो नॉर्थ इंडियन पार्टीज थी उनको मतलब जो बाकी की पार्टीज थी, नेशनल पार्टीज, उनको नॉर्थ इंडियन पार्टीज की तरह देखा जाता था। तो अन्नामलाई की कोशिश यहां पर यही हो रही थी कि बीजेपी को जो है वो लोकलाइज किया जाए, तमिल कल्चरल आइडेंटिटी से जोड़ा जाए, हिंदू सिविलाइजेशनल थीम से जोड़ा जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस, एंटी करप्शन नैरेटिव लेकर आया जाए। तो इसी की वजह से वो काफी ज्यादा यूनिक हो जाते हैं। तो लास्ट में अब क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट नेक्स्ट फॉर अन्नामलाई। देखो यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो एक डायरेक्टली वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर सकते हैं, मतलब अपनी जो पार्टी है उसको प्रो तमिल, एंटी करप्शन, नॉन डीएमके, नॉन एआईडीएमके के तौर पर दिखा सकते हैं, या फिर दूसरा जो कि ज्यादातर चांस लग रहा है वो ये है कि पहले वो एक मूवमेंट बिल्ड करेंगे। मतलब यहां पर यही चर्चा हो रही है कि एक जो
कैडर होता है उसको बिल्ड किया जाए मूवमेंट के थ्रू। इससे एक बड़ा कैडर बनेगा, पब्लिक लेजिटिमेसी क्रिएट होगी और जो इमीडिएट इलेक्टोरल प्रेशर होता है वो अवॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे चलकर जब एक सब कुछ बेस तैयार हो जाएगा तो मे बी तब जाकर अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी वो शायद बना सकते हैं। इंपैक्ट क्या होगा, देखो बीजेपी के ऊपर डेफिनेटली बड़ा इंपैक्ट होगा। लीडरशिप वैक्यूम, सबसे पहले तो यहाँ पर पॉपुलर थे, मीडिया फ्रेंडली थे, करिस्मेटिक थे और उनको रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। फिर इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल मोरल, जो कैडर है वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। एंड तमिलनाडु में जो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी थी बीजेपी की वो यहाँ पर काफ़ी हद तक रुक जाएगी। और जहाँ तक इंपैक्ट का सवाल है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में, देखो अभी तो क्या है, डीएमके पावर में थी अभी तक, तो हो सकता है कि कुछ जो वोटर्स हैं वो अनामलाई की तरफ शिफ्ट हों। अब एआईडीएमके से भी कुछ लोग आ सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ है कि अभी टीवी के पावर में है और यहाँ पर जो एक्टर विजय हैं और उनका जो वोटर बेस है वो काफ़ी हद तक सिमिलर आपको के एन अमलाई के साथ देखने को मिलेगा, जो यूथ होता है। तो यहाँ पर क्या है ना, बीजेपी जो है अब उसमें से भी बहुत सारे लीडर्स आपका इधर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं अनामलाई, और ये ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा। अनामलाई के जाने के जस्ट बाद एक ही दिन के अंदर अंदर खुद तमिलनाडु बीजेपी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए। 15 और लोग रिजाइन कर दिए बीजेपी से, तमिलनाडु बीजेपी से। तो ये पैटर्न आपको अब देखने को मिल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि, क्योंकि इसके बारे में काफी चर्चा हो रही थी कल से, के एन अमलाई के बारे में, मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए इसके ऊपर। आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो संगम एज के समय जहां पर जो संगम लिटरेरी वर्क है उससे रिलेटेड एक बुक है जिसको ग्रामर टेक्स्ट कहा जाता है, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सोसाइटी एंड पॉलिटी। ये कौन सा बुक है, क्या आप बता सकते हो? यहाँ पर कौन सा वर्क है आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027, 28, 29 सभी बैच आज से स्टार्ट हो रहे हैं। इसको आप अगर लेते हो तो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर पर भेजा जाता है। 1-to-1 मेंटरशिप हो गया, टेस्ट हो गया, रिवीजन, एक प्रॉपर डैशबोर्ड होगा जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।